इंडियन टीवी सीरियल देखा करने के बाद भी कोई भी आ जाता है 50 साल मिराक्युलसली। ऐसे ही हमारा ऑपरेट कर रहा था, अभी अभी कोमा में गया है, अब ऑपरेट नहीं कर रहा, बट बाद में कभी कोमा से बाहर आ सकता है। अगर डेड हो जाता तो कभी कोमा से बाहर नहीं आ पाता, उसके बाद तो खत्म। इसीलिए हम कहते हैं छुप गया है, पर्दे के पीछे चला गया, अंधेरे में है, कोमा में है, कुछ भी, कि अभी तक ठीक था, चल रहा था, लागू हो रहा था, अभी अभी हुआ है, बाद में वो मतलब कोमा में चला गया है। अब हमारे पास इनिशियो तो देगा कोई लॉ 1 जून 1980 को बन, ठीक है, 19 मेरा लॉ बना, लेट्स से दिस जून 1980। अब मैं 2024 में इस लॉ वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर करवा दिया, ठीक है। वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर करवाने का मतलब है कि ये लॉ मेरा जिस दिन से लागू हुआ था 1 जून 1980, उसी दिन से ये डेड माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा एज इफ ये लॉ कभी जिंदा था ही नहीं, हमेशा से ही मरा हुआ था, ठीक है, स्टिल बॉर्न पैदा हुआ था। गुड मॉर्निंग। ओके, सो विल quickly go over what we have done. We have discussed two important concepts for Article 13. So we'll start Article 13 after this. तो आपका सबसे पहला कंसेप्ट है प्री एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के खत्म हुआ था ऑन 26 नवंबर 1949 और इनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 से पहले के सारे लॉज हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, और 26 जनवरी 1950 के बाद के हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। देन वी हैव वॉइड एंड वॉइड एब इनिशियो। वॉइड का मतलब है कि लॉ मेरा कोमा में चला गया है, अभी तक ऑपरेटिव था, अभी अभी कोमा में गया है, बाद में भी कभी कोमा से बाहर आ सकता है, ठीक है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है जिस दिन लॉ बना था, लेट्स से 1 जून 1980 को लॉ बना, तो जिस दिन से लॉ बना है उस दिन से ही वो डेड है, एज इफ वो कभी जिंदा था ही नहीं, मरा हुआ ही पैदा हुआ था, ठीक है। वो उसको मैं चाहे कभी भी वॉइड एब इनिशियो करवाऊं, जब भी लॉ वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर हो गया मतलब वो शुरुआत से जिस दिन से लागू हुआ है उस दिन से ही डेड है, ठीक है। जैसे आपका अभी क्रिमिनल लॉज में चेंज आया, अमेंडमेंट आए, इफ यू गाइस हर्ड अबाउट इट, दिसंबर 2023 में आपके जो पुराने लॉज थे, इंडियन पीनल कोड, आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, उनकी जगह नए लॉज जो हैं पास हो गए हैं। तो इंडियन पीनल कोड की जगह आपका भारतीय न्याय संहिता बीएनएस आया है। तो बीएनएस जो है वो 2023 में पास हो गया था, 1 जुलाई 2024 में इनफोर्स होगा। तो अगर 2025 में बीएनएस आपका वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर हो जाता है तो 1 जुलाई 2024 से ही डेड माना जाएगा, ऐसा माना जाएगा ये लॉ कभी जिंदा था ही नहीं, कभी इनफोर्स हुआ ही नहीं था, ठीक है। लास्ट कंसेप्ट फॉर नाउ वी हैव फोर्स ऑफ लॉ। अब फोर्स ऑफ लॉ का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, फोर्स ऑफ लॉ सिंपली मीन्स लॉ की फोर्स। लॉ किस चीज की फोर्स रखेगा? अपने आप को लागू करवाने की। तुम्हें फोर्स कर सकता है लॉ कि तुम मुझे फॉलो करो, ठीक है। जब भी कोई बिल होता है, बिल मतलब आपका भी लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट इसको अप्रूव करेंगे, तब वो एक्ट बनेगा, ठीक है। तो बिल के पास फोर्स ऑफ लॉ नहीं होता है। ये जो हम इसे लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट सबसे पास करवा रहे हैं, ये हम उसे फोर्स ऑफ लॉ दे रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आपका बिल एक्ट बन जाता है तो उसे फोर्स ऑफ लॉ मिल जाता है, ठीक है। तो अगेन इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ भारतीय न्याय संहिता ओनली, तो आपका भारतीय न्याय संहिता जो है उसे फोर्स, वो अप्रूव हो गया दिसंबर 23 में, बट एनफोर्स होगा जुलाई 24 में, तो उसे फोर्स ऑफ लॉ जुलाई 2024 से ही मिलेगी। एज इन की जुलाई 2024 के बाद आप कोर्ट में जा सकते हो और कह सकते हो कि देखो कोई XYZ पर्सन ये लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, अब लॉ के पास फोर्स ऑफ लॉ है, तो आप उसे फोर्स करो कि वो लॉ का पालन करे, उसे अबाइड करे, ठीक है। इस पावर को हम बोलते हैं पावर ऑफ
एनफोर्सेबिलिटी, कि आप लॉ को एनफोर्स करवा सकते हो, ठीक है, लागू करवा सकते हो। वॉइड एब इनिशियो, देखो अगर आपका लॉ वॉइड हो रहा है तो केस चलेगा। वॉइड होने से पहले केस स्टार्ट हो गया था ना, तो केस चलेगा। अगर वॉइड एब इनिशियो हुआ है, मतलब जिस दिन से बना है उस दिन से डेड है, तो केस किस सेक्शन के अंडर चल रहा है, सेक्शन भी टेक्निकली डेड है, तो यहाँ केस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब लेट अस लुक एट द बेयर टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 13। तो ये आर्टिकल 13 का हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है, जो एक्चुअल वर्डिंग्स लिखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आर्टिकल 13 में आपके 4 क्लॉजेज हैं, बट हम अभी 3 क्लॉजेज पढ़ेंगे, 4th क्लॉज हम एंड ऑफ द क्लास में देखेंगे क्या है। तो पहला जो क्लॉज है उसके 5 पार्ट्स हैं, ठीक है, काउंट कीजिएगा इनको। सबसे पहले हमने कहा ऑल लॉज इन फोर्स, सभी ऐसे लॉज जिनके पास फोर्स ऑफ लॉ है। कैसे लॉ हैं? जो कि इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बने थे, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से जस्ट पहले के लॉज। कैसे लॉज? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। वो लॉज क्या हो जाएंगे? वॉइड हो जाएंगे, ठीक है, कोमा में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लॉज इनकंसिस्टेंट हैं विद पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं। कितना पोर्शन वॉइड होगा? सिर्फ उतना जितना आपका वॉयलेट कर रहा है। मतलब अगर एक लॉ में 10 सेक्शन है, 2 सेक्शन आपके राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं, तो सिर्फ ये 2 सेक्शन वॉइड होंगे, बाकी 8 सेक्शंस जो हैं वो ऐसे वर्क करेंगे जैसे आपका कुछ हुआ ही नहीं, एज इट इज वर्क करेंगे। ठीक है, तो 5 चीजें क्या देखी हमने? पहला, आपके प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, फोर्स ऑफ लॉ है, वॉइड हो जाएगा। क्यों? इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट्स, वॉयलेट कर रहा है। कितना वॉइड होगा? जितना वॉयलेट कर रहा है सिर्फ उतना। ठीक है, ये 5 चीजें आपके आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में। क्लॉज 1 इज क्लियर टू यू गाइस? ठीक है, सो विल मूव ऑन। इफ देयर आर एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। अब जो आपका क्लॉज 2 है उसमें 4 चीजें हैं। सबसे पहली लाइन क्लॉज 2 की कह रही है, स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेस फंडामेंटल राइट्स। देखो, क्लॉज 1 आपका बात कर रहा है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। अभी कॉन्स्टिट्यूशन आया नहीं है, तो हमें हमारे राइट्स नहीं पता। तो हो सकता है कि कोई लॉ जो पहले से बन चुका है वो हमारे राइट्स वॉयलेट कर रहा था, बट अब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है। अब हम बात कर रहे हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है तो स्टेट को पता है हमारे राइट्स क्या हैं, तो स्टेट ऐसा लॉ बनाएगा ही नहीं जो हमारे राइट्स को वॉयलेट करे। हमने स्टेट को सीधा ही मना कर दिया, आप बनाओगे ही नहीं ऐसा लॉ, राइट? बट स्टेट तो स्टेट है। स्टेट कई बार चालाक बहुत है, कई बार ऐसा लॉ बना देती है जो हमें देखने में लगेगा कि एकदम ठीक है ये तो, बट घुमा फिरा के कहीं से हो सकता है हमारे राइट्स वॉयलेट कर रही हो। तो हमने कहा कि देखो, स्टेट ऐसा लॉ बनाएगा ही नहीं जो हमारे राइट्स को वॉयलेट करे, बट अगर बनाया तो वो लॉ भी क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रावीन कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, मतलब हमारे राइट्स को वॉयलेट कर रहा है। कितना पोर्शन वॉइड होगा? सिर्फ उतना जितना आपका वॉयलेट कर रहा है राइट्स को। अगेन 10 सेक्शन है, 2 सेक्शन वॉयलेट कर रहे हैं, तो सिर्फ ये 2 सेक्शन वॉइड होंगे, बाकी लॉ एज इट इज चलेगा। तो 4 चीजें इसमें क्या है? स्टेट ऐसा लॉ बनाएगा ही नहीं जो हमारे राइट्स को वॉयलेट करे, अगर बनाया तो वो लॉ भी वॉइड हो जाएगा। कितना? जितना वॉयलेट कर रहा है सिर्फ उतना। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपके क्लॉज 2 में। क्लॉज 2 इज ऑल्सो क्लियर। अब क्लॉज 2 में हमने एक वर्ड पढ़ा, स्टेट। स्टेट क्या होती है? अब स्टेट के 3 ऑर्गन्स हैं, तीनों ऑर्गन्स आप लोगों को पता होंगे। पहला है लेजिस्लेचर, लॉ बनाता है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। तीसरा है जुडिशरी, जो लॉ को इंटरप्रेट करता है कि लॉ का क्या मतलब है। नाउ माय क्वेश्चन इज,
कि जब लेजिस्लेचर लॉ बनाता है तो हमने यहाँ पे ये क्यों नहीं कहा कि लेजिस्लेचर शैल नॉट मेक एनी सच लॉ? व्हाई डिड वी से स्टेट शैल नॉट मेक एनी सच लॉ? स्टेट में तो सिर्फ लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है ना, तो बाकियों का नाम क्यों लिखा है यहाँ? Any guesses? One time a student said that since the constitution when it was drafted it was handwritten, तो कहा लेजिस्लेचर थोड़ा लंबा पड़ रहा होगा तो स्टेट लिख दिया छोटा सा. देखो इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं. अभी जुलाई 23 में बाढ़ आ गई थी दिल्ली में, ठीक है, बहुत ही कमाल का अकरेंस था, तो सभी को पता होगा उसके बारे में, आई एम अज्यूमिंग. तो अब जो भी बाढ़ ग्रस्त इलाके थे, एग्जीक्यूटिव ने क्या करा, ऑर्डर्स पास करे कि फटाफट यहाँ से खाली करवाओ. उन्होंने ऑर्डर्स पास करके जो गवर्नमेंट स्कूल थे उन्हें शेल्टर होम्स बना दिया कि ये लोग आके यहाँ रुकेंगे सेफ्टी में, खाना पानी इन्हें सब यहाँ मिलेगा. लेट्स से एग्जीक्यूटिव एक ऑर्डर पास करता कि इस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सिर्फ लड़के रहेंगे, लड़कियां अपना ठिकाना ढूंढ लो खुद, या इस गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ हिंदू लोग रहेंगे, मुस्लिम सिख ईसाई सब अपना ठिकाना खुद ढूंढते रहो, हम तो सिर्फ लड़कों को और हिंदुओं को सिर्फ इनको जगह देंगे. तो अब ये ऑर्डर सही है? नहीं, ये तो सुनने में गलत लग रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है. गवर्नमेंट का कोई ऑर्गन ऐसा ऑर्डर कैसे पास कर सकता है जिसमें ब्लेटेंट डिस्क्रिमिनेशन हो, है ना? तो अब अगर यहाँ पे वर्ड मेंशन होता लेजिस्लेचर, तो हम एग्जीक्यूटिव के इस ऑर्डर को कभी चैलेंज ही नहीं कर पाते कि ये गलत है, हमारे राइट्स को वायलेट कर रहा है. आर्टिकल 14 बात कर रहा है राइट ऑफ इक्वालिटी की, 15 बात कर रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, 5 ग्राउंड दिए हैं जिनमें से एक रिलीजन और एक आपका जेंडर भी है, ठीक है. तो आपका ब्लेटेंट जो है डिसरिगार्ड है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का. अगर यहाँ लेजिस्लेचर वर्ड मेंशन होता तो हम लोग एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर पाते. दैट इज व्हाई वी हैव मेंशन द वर्ड स्टेट. और यही रीजन है कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में हमने लॉ को डिफाइन किया कि लॉ क्या है. तो अब लॉ को ना हमने बहुत ही वाइड डेफिनेशन दिया. हमने कहा लेजिस्लेचर जो बनाएगा वो तो लॉ है ही, उसके अलावा आपका क्या और चीजें लॉ हो सकती है. तो हमने कहा ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट या आपके गवर्नर पास करते हैं जब आपकी लोकसभा और जो भी स्टेट असेंबली है वो नहीं है अभी, ठीक है, डिसॉल्व हो गई है, नई वाली अभी बनी नहीं है, तो बीच के पीरियड में क्या करेंगे, अगर इमरजेंसी में लॉ चाहिए तो ऑर्डिनेंस पास करते हैं. उसके अलावा ऑर्डर्स आपके जैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हमने देखा, कोई भी बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेज, कोई भी इनमें से चीज हो वो भी लॉ है, मतलब वो भी चैलेंज की जा सकती है इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज लॉन्ग एज उनके पास फोर्स ऑफ लॉ है. मतलब वो जो है एनफोर्स करे जा सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में. अगर कोर्ट में जाके मैं एनफोर्स करवा सकती हूँ तो वो चीज चैलेंज हो सकती है. अगर मैं कोर्ट में उसे एनफोर्स नहीं करा सकती तो वो चैलेंज नहीं होगा. आपको जस्टिफाइबल बना रहा है. अगर कोई आके मुझे अभी रूम में बंद कर देता है, मैं कोर्ट में केस करूंगी कि मेरा राइट है अंडर आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी का, आपने वॉयलेट कर दिया. तो अब वॉयलेट करने वाली पार्टी को कोर्ट में जाके खुद को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैंने ये एक्ट क्यों किया, ठीक है, जस्टिफाई करना पड़ेगा. तो राइट्स को हमारे जस्टिफाइबल बना दिया. अगर मेरे राइट्स कोई वॉयलेट कर रहा है या कर चुका है तो मैं अपने राइट को एनफोर्स करवा सकती हूँ. एनफोर्स करवाने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती हूँ अंडर आर्टिकल 32 या हाई कोर्ट्स के पास जा सकती हूँ अंडर आर्टिकल 226. तो ये मेरे राइट्स को जस्टिफाइबल और एनफोर्सेबल बना रहा है. मैं किसी भी लॉ को ले जा सकती हूँ जुडिशरी के पास कि आप रिव्यू करो इस लॉ का कि क्या ये लॉ मेरे राइट्स को वॉयलेट कर रहा है या नहीं. तो अगर राइट्स को वॉयलेट कर रहा है तो वॉइड हो जाएगा, नहीं कर रहा तो एज इट इज वैलिड वर्क करेगा. इस पावर को कहते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू सिंपली मींस जुडिशरी का रिव्यू.
कि आप पावर दे रहे हो कि जुडिशरी रिव्यू कर सकती है किसी भी लॉ को, ठीक है। दिस इज योर आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 में बहुत सारे कंसेप्ट हैं। सबसे पहला कंसेप्ट हमारे पास है रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव आर्टिकल 13। तो देखो आपका जो आर्टिकल 13 है वो रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है, जानने के लिए हमें जानना जरूरी है इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है, राइट। तो दो वर्ड्स हमारे पास क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। लेट अस स्टार्ट विद प्रोस्पेक्टिव। अब प्रोस्पेक्टिव वर्ड में एक वर्ड छुपा हुआ है प्रॉस्पर। किसी को मतलब पता है प्रॉस्पर का? सॉरी, नजरिया, वो तो पर्सपेक्टिव हो गया, प्रोस्पेक्टिव में कह रही हूँ। अच्छा, आप लोगों को होली, दिवाली, राखी, न्यू ईयर्स, इन सब पे रिश्तेदारों के मैसेज तो आते ही होंगे, राइट। वो उनका फंडामेंटल राइट है आपको मैसेज करना। तो अब हर मैसेज में एक ही लाइन की सीपीटी हर साल मिल जाती है आपको, मे दिस XYZ ओकेजन ब्रिंग हैप्पीनेस इन योर लाइफ, में आप प्रॉस्पर करो, है ना। प्रॉस्पर का मतलब अब क्या होता है, तो प्रॉस्पर में हम कहते हैं कि आज से आने वाले एक साल बाद तक, मतलब अगला साल जब ये ओकेजन दोबारा आए, न्यू ईयर्स है तो अगले न्यू ईयर्स तक, दिवाली है तो अगली दिवाली तक, तो अगले इसी ओकेजन तक आपके जीवन में खुशियां रहे, समृद्धि रहे। क्या है, तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है जो कि आगे आने वाले टाइम में अप्लाई करता है। लेट्स से मैंने एक लॉ बनाया 1 जून 2024 को, तो वो लॉ मेरा 1 जून 2024 के बाद से ही अप्लाई करेगा। 2 जून, 3 जून, 4 जून 2025, 26, 27, 1 जून 2024 को बनाया तो उसके बाद ही अप्लाई करेगा। दिस इज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ लॉ। नाउ वी कम टू रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में छुपा हुआ है वर्ड रेट्रो। रेट्रो थीम पार्टी सुनी है तुमने? अरे झूठे मुंह हाँ बोल दो। रेट्रो थीम पार्टीज आपकी ऐसी पार्टीज होती है पुराने जमाने के, कपड़े, उस टाइम का मेकअप, उस टाइम के गाने, खाना, ये सब लेकर आते हो, धमा चौकड़ी मचाते हो, आसपास नेबर्स को परेशान करते हो। रेट्रो थीम पार्टीज, ठीक है। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं टाइम में। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में लेट्स से अगेन मैंने 1 जून 2024 को एक लॉ बनाया, ठीक है। 1 जून 2024 को लॉ बनाया, मैंने कहा ये लॉ 1 जनवरी 2024 से अप्लाई करेगा। तो इस दिन बनाया था, राइट, इस दिन बनाया था, पर अप्लाई कहां से कर रहा है, पीछे से, पास्ट से, ठीक है, पीछे से अप्लाई कर रहा है। फाइन, दिस इज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ लॉ। अब आपका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हम कभी भी क्रिमिनल लॉज को नहीं देते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कि कभी भी क्रिमिनल लॉज रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं करते। लेट्स से मैंने कहा क्लास में लेट आना क्राइम है, ठीक है। लॉ मैंने बनाया, आज का डेट है 6 अप्रैल, ठीक है। 6 अप्रैल को मैंने लॉ बनाया, मैंने कहा पर ये तो 5 अप्रैल से अप्लाई करेगा। लेट्स से बहुत पीछे भी नहीं जाते। अब 5 अप्रैल से 6 अप्रैल तक जब तक मैंने लॉ बनाया, ठीक है, तब तक जितने भी लोग लेट आए होंगे क्लास में, उन्हें तो पता ही नहीं था लेट आना क्राइम है, उसके लिए जेल भी हो सकती है। अचानक से उन्हें पता चला कि जो पहले वो कर चुके हैं वो कंडक्ट क्राइम है, उनको सजा मिल जाएगी। ऐसे तो गलत है ये। जो काम हमें पता ही नहीं कि करना क्राइम है, वो कैसे उसकी सजा में मिल सकती है। मैं कह दूं 1 जनवरी 2024 से मैं एक लॉ अप्लाई कर रही हूँ कि कोई भी क्लास में बिना पूछे पानी पिएगा क्राइम है। अब जनवरी से लेकर अप्रैल तक जिन्होंने भी क्लास में पानी पिया होगा बेचारे तो सब जेल चले जाएंगे, है ना। पूछ के पानी पीता ही कौन है, सभी बिना पूछे ही पी लेते हैं पानी। पानी तो बेसिक नीड है हमारा। तो अब यहाँ पे अगर क्रिमिनल लॉज को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे तो इशू हो जाएगा, है ना। जो मुझे पता ही नहीं है कि जो एक्ट क्राइम है उसकी सजा मुझे कैसे मिल सकती है। अब अगर लॉ बना हुआ है उसके बाद भी मुझे नहीं पता, अब आप लोगों ने आईपीसी नहीं पढ़ा अभी, आप लोगों को नहीं पता कि इतने सारे क्राइम्स हैं। आईपीसी में 511 सेक्शंस हैं, विच इज इंक्लूडिंग दो सेक्शंस जो वो 376A 376B ऐसे करके जो इंसर्ट हुए हैं। तो इतने क्राइम है, तो ये लॉ तो बना हुआ है,
आपको उसके बारे में नहीं पता, ये आपकी गलती है। पर कोई लॉ बना ही नहीं है, उसके बारे में हमें नहीं पता, ये हमारी गलती कैसे हो सकती है, राइट? तो क्रिमिनल लॉज को कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देते, दे आर ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। अब आर्टिकल 13 के पास रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, देखने के लिए एक एग्जांपल हम देखेंगे। तो लेट्स से एक लॉ है 1920 का। 1920 का ये लॉ कह रहा है कि अगर आपको पुलिस स्टेशन बुलाया गया तो आपको पुलिस स्टेशन में जाके अपना नाम, पता, एड्रेस, फोटोग्राफ, अपना जो भी कोई और आइडेंटिफिकेशन है, आपके हैंड प्रिंट, फुटप्रिंट, हर एक चीज देनी पड़ेगी। अब जरूरी नहीं है आप जेल में बंद कोई कैदी हो, जरूरी नहीं है आप पे कोई केस चल रहा हो, जरूरी नहीं है आप पे कोई क्राइम करने का शक हो, जरूरी नहीं है आपका किसी केस से कोई लेना देना हो कि आप विटनेस ही हो किसी केस में। आप कोई भी रैंडम पर्सन हो सकते हो जिसका किसी क्राइम से, किसी केस से कोई लेना देना नहीं है, तब भी अगर आपको बुला लिया तो अपनी पूरी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। ठीक है, 1920 का ये हाइपोथेटिकल लॉ है। अब 2017 में एक जजमेंट आई, जिस जजमेंट के बाद हमारा एक और फंडामेंटल राइट इन्यूमरेट हो गया। पता है कौन सा राइट है जो हमें नया नया मिला है? राइट टू प्राइवेसी। 2017 की इस जजमेंट से पहले प्राइवेसी बड़े दलदल में था, ठीक है, बड़ा अजीब सा स्टेटस था प्राइवेसी का। कोई बोलता था राइट है, कोई बोलता था राइट नहीं है, कोई बोलता था राइट है पर फंडामेंटल राइट नहीं है, कोई बोलता था फंडामेंटल राइट है पर पूरा नहीं, कुछ कुछ एस्पेक्ट्स। तो बड़े दलदल में था प्राइवेसी। फाइनली 2017 में जजमेंट आई, रिटायर्ड जस्टिस केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे 9 जजेस का बेंच था जिन्होंने वेरी क्लियरली बोल दिया कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। ठीक है, कंप्लीट फंडामेंटल राइट है। अब हमारी मेजॉरिटी जजमेंट हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लिखी थी, कौन है? एनीबॉडी इन द ऑनलाइन क्लास? कौन है करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? डीवाई संजय चंद्रचूड़। फ्यूचर लॉ स्टूडेंट्स, दिस इज समथिंग यू शुड डेफिनेटली नो। आपके करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, उन्होंने मेजॉरिटी जजमेंट लिखी थी, प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट बन गया। अब लेट्स से 2024 में मैंने केस करा कि ये 1920 का जो लॉ है ये मेरी प्राइवेसी को वॉयलेट कर रहा है, तो आप रिव्यू करो इस लॉ का। कोर्ट ने रिव्यू करा और बोला कि हाँ वॉयलेट तो कर रहा है आपके राइट्स को, तो 1920 के इस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। नाउ माय क्वेश्चन इज, ये लॉ कब से वॉइड होगा? 1920 जब ये लॉ बना तब से वॉइड होगा, 2017 जब हमारा राइट इन्यूमरेट हुआ तब से वॉइड होगा, या 2024 जब मैंने केस करा तब से वॉइड होगा? 1920 से? अरे गेस कर लो, केबीसी नहीं है, पैसे वैसे नहीं हारोगे। ओके, 2024, 24. Anybody in the online class who like to guess? ये तो बेचारे हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे सुबह सुबह इनको बैठा देते हैं बिना चाय वाय के, तो एनर्जी नहीं ला पाते हैं। चलो कोई बात नहीं। Anybody in the online class? Okay, Nakul, thank you so much for replying. I was feeling very disheartened. Nobody is replying to me in the online class. Okay, anybody else? There are so many students in the class today, still nobody wants to guess. I guess even they think that they might lose some money if they are wrong. Okay, so आपका law 1920 से तो नहीं होगा void. The reason being ये law void declare हुआ है, ना कि void ab initio. तो 1920 से तो नहीं होगा। लॉ आपका वॉइड होगा 2024 से। द रीजन बीइंग कि आर्टिकल 13 के पास रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है ही नहीं, सिर्फ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। तो जिस दिन जजमेंट आई सिर्फ उसके बाद से लॉ हमारा वॉइड होगा। ठीक है,
2017 में तो वैसे भी अगर राइट डिक्लेयर हो रहा है तो ये आपका फंडामेंटल राइट है, आप जब से पैदा हो गए थे तब से ये राइट आपके पास है ना। तो 2024 से आपका ये राइट जो है वो सॉरी लॉ आपका वॉइड होगा। अब आर्टिकल 13 के अंदर 3 डॉक्ट्रिन्स हैं टू एक्सप्लेन कि आर्टिकल 13 का मतलब क्या है। यस, अभी तक जो हमने करा वो मतलब हमने कवर नहीं किया, नाउ विल कवर इट। तो जो 3 डॉक्ट्रिन्स हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आर्टिकल 13 कैसे वर्क करता है। पहली है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, दूसरी है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर और तीसरी है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी या सेवरेबिलिटी। तो सबसे पहले देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को। इक्लिप्स का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? साइंस में पढ़ा था इक्लिप्स, है ना। ग्रहण को बोलते हैं हम लोग इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स। अब मैंने सिर्फ लूनर इक्लिप्स का डायग्राम सीखा तो हम लूनर इक्लिप्स ही देखेंगे। तो आपके लूनर इक्लिप्स में आपका सन है, ठीक है। सन के आगे आपका ये छोटा सा मून है, सन की सनलाइट मून तक आ रही है तो मून हमारा विजिबल है, राइट। बीच में आ गई आपकी अर्थ। अब बीच में अर्थ आ गई तो सनलाइट रुक जाएगी, सनलाइट रुक जाएगी तो अर्थ की शैडो पड़ेगी मून के ऊपर। और एकेडमी के साथ कर सकते हैं। आप लोग अपना नाम नंबर जरूर शेयर कर ले ताकि हम आपको अपने क्लास शेड्यूल और सारी चीजों की बेहतर इंफॉर्मेशन आप तक सुटेबली पहुंचा सके आपके साथ में। तो आप लोग निश्चित रूप से अपने नंबर जरूर शेयर कर दे, ठीक है। सभी लोग अपने नंबर जरूर शेयर कर दे। तो आप देख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 अगर 200 है तो हम लोग यूज करेंगे फार्मूला n × n + 1 / 2। द वैल्यू ऑफ n इज द। बच्चे जो लोग फर्स्ट टाइम इधर जुड़े हैं वो सभी लोग अपना नाम नंबर जरूर दें ताकि हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से और कॉल के माध्यम से हम आपको इधर सारा डिटेल जो अभी एग्जाम्स निकलते हैं, फॉर्म निकलते हैं, ठीक है, कौन से फॉर्म भरने हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो सारा इंफॉर्मेशन, क्लास शेड्यूल क्या है, वो सब हम आपको अपडेट करेंगे फोन के माध्यम से, ठीक है। ये हमेशा के लिए करते हैं हम लोग। जो बच्चे हमसे किसी भी तरह जुड़ जाते हैं उनको हम ये सब इंफॉर्मेशन लाइव टाइप देते हैं जब तक उनका सिलेक्शन फाइनल नहीं होता है। जैसे विवेक सिंह ने दिया है इधर, ऐसे जतीन ने दिया है। आप सभी बच्चे अपना डिटेल जरूर, अपना नंबर जरूर कम से कम आप लोग शेयर करेंगे। इधर हम उसमें आपको लगातार पाहुजाला एकेडमी की तरफ से आपको मैसेज और इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन आपसे करेंगे कि आपको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। इधर से हमारे पास आंसर आया है और द आंसर इज कम। द जतीन तनवर ने बताया है कि द आंसर विल बी कम इज 100